तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं हम लोग सेल थ्योरी। ये सबसे पहले दी गई सेल थ्योरी है। सेल के बारे में एक्सप्लेन की थी, जर्मन साइंटिस्ट थे। किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, गिवन बाय टू जर्मन साइंटिस्ट। स्लीडन एंड स्वान। ठीक है ना, स्लीडन एंड स्वान। ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्लीडन है, स्लीडन इज बॉटनिस्ट। स्लीडन वाज बॉटनिस्ट। ये कौन से थे? वानस्पतिज्ञ, मतलब बॉटनी की स्टडी करने वाले थे, बॉटनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट। एंड इन 1838 he called plant body made up of cells, which is responsible for structure and function of plant। क्लियर है ना? इन्होंने बताया कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं। वही सेल उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, स्लीडन ने। बस इसी तरीके से स्वान कौन थे? स्वान वाज जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजी के साइंटिस्ट। and explain about animal body organization and called, और क्या कहा? and called animal body made up of cells, and these cells are responsible for their structure and function। इन्होंने भी कहा कि जो एनिमल की बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है, और यही सेल्स उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल। And also gave hypothesis and also gave hypothesis about सेल के बारे में। इन्होंने हाइपोथेसिस अपनी अपनी विचारधाराएं दी। इन 1839 कह सकते हैं, इन 1839 स्लीडन एंड स्वान्स hypothesis take form of cell theory। ध्यान दीजिए, 1839 में स्लीडन और स्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसी को सेल थ्योरी का रूप दे दिया, और फाइनली सेल थ्योरी के फादर
या जो देने वाले हैं सेल थ्योरी को, जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया, वो स्प्लिनर स्वान कहलाते हैं। तो कह सकते हैं द सेल थ्योरी was given by M.J. Sleeden and Theodore Swan first time कब? 1839 में। क्लियर? अब इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, ध्यान दीजिए। अब इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल के बारे में कुछ बताया क्या, कि जो हमारी सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर की और फंक्शन की सबसे छोटी यूनिट होती है। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। जो सेल होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी बनाती है और फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, यानी यूकेरियोटिक सेल को देखा था, सेल में न्यूक्लियस होता है, ऐसा है। सेल के ऑर्गेनाइजेशन, सेल के फंक्शन के बारे में तो बताया, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई, क्या? कि न्यू सेल बनती कहां से है। एक सेल लिविंग है तो उसकी डेथ तो कंपलसरी है, डेथ होगी। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो सेल बनती कैसे, नई सेल आती कहां से, इसके बारे में इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो आइए बात करते हैं क्या है इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। क्लियर? Second, cell is also unit of function of organism. Clear? Next आता है cell contain nucleus. Cell contain nucleus. Next, cell is surrounded by cell wall in plant cell. ये सब इन्होंने बताया कि सेल स्ट्रक्चर बनाती है, सेल फंक्शन करती है, सेल में न्यूक्लियस होता है और सेल प्लांट की सेल वॉल से कवर्ड होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। ये सब इन्होंने सेल के बारे में बताया। ध्यान रहे, इनकी सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल्स बनती कहां है। तो ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, कह सकते हैं इसमें क्या हो गया, दिस सेल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, क्या? दिस सेल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन दैट न्यू सेल एक मिनट, न्यू नहीं, हाउ न्यू सेल फॉर्म आर प्रोड्यूस। क्लियर है ना? इनकी सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये नहीं बताया कि न्यू सेल कैसे बनती है, न्यू सेल कैसे प्रोड्यूस होती है। क्लियर? उसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी हैं इनके अकॉर्डिंग, कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो मोर देन वन सेल की होती है। जो लिविंग होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल होता है। तो देखते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है। आइए बात करते हैं एक सेल थ्योरी कहां एप्लीकेबल नहीं है, कि सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो ऐसी कौन सी सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। आइए बात करते हैं हम लोग।
आइए अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। समझ में आ रहा ना सभी को? क्लियर? तो देखिए अभी तक आप लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में जाना। किसकी सेल थ्योरी देखा? स्लीडन एंड स्वान की सेल थ्योरी देखी। क्लियर है ना? जो सेल के बारे में स्लीडन एंड स्वान ने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में आपने जाना। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि जो स्लीडन एंड स्वान की थ्योरी जो है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं। देखो एक तो ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स कहाँ बनती है, लेकिन उसके बाद भी लिविंग वर्ल्ड में ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जहां सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है, जिन्हें हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। देखिए सबसे पहला फर्स्ट बहुत ही फेमस जो एक्सेप्शन है वो है वायरस। तो ध्यान दीजिएगा, वायरस सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? वायरस। वायरस जो हमारा, इसमें पहले तो सेल ही नहीं होता, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ पार्टिकल होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है और ये लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ध्यान रखिएगा, ये वायरस अगर लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में होता है, लिविंग सिस्टम के कांटेक्ट में होता है तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है, और आउट ऑफ द लिविंग बॉडी होता तो डस्ट पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है, क्रिस्टल ऑफ शुगर, फाइन पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है। शुगर का तो बहुत बड़ा डस्ट पार्टिकल, फाइन पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है, इनएक्टिव, नॉन लिविंग की तरह। फिर ये तो सेल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती, इसलिए क्या हो गया एक्सेप्शन। तो कहते हैं वायरस, वायरस डज नॉट कंटेन सेल एंड प्रोटोप्लाज्म, but shows property of living beings, property of living being। क्लियर है ना? इनमें कोई सेल नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब वायरस क्या हो गया? सेल थ्योरी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं हो रही। सेकेंड, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल like bacteria does not contain well definite nucleus। इसमें भी does not contain well definite nucleus, इसमें भी वेल डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस होना चाहिए। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? कुछ ऐसी सेल है जो यूकैरियोटिक सेल है, फ्यू यूकैरियोटिक सेल, फ्यू यूकैरियोटिक सेल, बताइए यूकैरियोटिक सेल है, लाइक आरबीसी, वो भी कौन सी? मैच्योर की बात कर रहा हूं, लाइक आरबीसी एंड सीव ट्यूब does not contain nucleus but they are living, but they are living। ध्यान रखिएगा। एंड फंक्शनल, क्लियर है ना? आरबीसी और सीव ट्यूब लिविंग सेल्स है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से ये सब क्या हो गए? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। क्लियर? उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, रुडोल्फ वर्कआउट। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ वर्कआउट ने दी। ठीक है ना? जैसा कि अभी बताया था मैंने स्लीडन और थियोडोर स्वान की थ्योरी में कि जो हमारी नई सेल्स होती हैं, यानी उन्होंने इस थ्योरी में ये नहीं बताया था कि हमारी नई सेल्स कैसे बनती हैं,
लेकिन रुडोल्फ बर्काउ ने बताया न्यू सेल्स आर ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है? बस इन्होंने यही पॉइंट ऐड कर दिया, बाकी कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं की या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। तो आइए बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। मॉडर्न सेल थ्योरी, क्लियर? अब देखिए ये जो थ्योरी है ये किसने दी है, बताते हैं इसके बारे में। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, कह सकते हैं दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ बर्काउ। रुडोल्फ बर्काउ, क्लियर है ना? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट हैं जो चिल्ड्रन स्वान ने दिया था। क्लियर? रुडोल्फ बर्काउ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, cell is also smallest unit of structure and function of any living organism। क्लियर? नेक्स्ट, सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, और जो खास बात जो पॉइंट ऐड किया वो क्या ऐड किया, ऑल न्यू सेल्स derived from pre-existing cell। चलिए, क्या बताया इन्होंने कि जो नई सेल्स है उनका डेरिवेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले से उपस्थित सेल से ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मींस इन्होंने कमेंट दिया इसके लिए, क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? इस कमेंट को याद रखेंगे, ये कमेंट पूछा भी जा चुका है। क्लियर? नीट में कई बार आया हुआ, आए देखते हैं, तो कह सकते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला was given by Rudolf Virchow। क्लियर? ये इन्होंने बताया और यही पॉइंट ऐड करने के बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो ये थी इनकी मॉडर्न सेल थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर बता दिया गया कि जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो सभी हमारे पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है, बाकी तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वही है। लेकिन ध्यान रहे इस मॉडर्न सेल थ्योरी का भी एक सेक्शन है, क्या, हमारी ब्लड सेल्स। ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है? अब देखेंगे हम लोग जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसका एक्सेप्शन क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे ब्लड की सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी होती हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ड्राइव नहीं होती हैं, यानी उनमें सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ना ही उनमें माइटोसिस होता, ना ही उनमें मियोसिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मियोसिस तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है, जबकि हमारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट जो होती है वो सोमैटिक सेल्स होती हैं, और सोमैटिक सेल में जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। लेकिन ब्लड सेल में न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए कोई माइटोसिस नहीं। तो फिर कहां से बनती है सेल? ध्यान रखिएगा, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो हमारी ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों प्रकार के हमारे रेड बोन मैरो या बोन मैरो की डिफरेंट सेल से बनते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं क्या हो गया हमारा ब्लड सेल्स are the exception of modern cell theory।
क्लियर? यहां पे क्या हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर derived from bone marrow cells by mitosis। ध्यान रखिएगा, यहां बोन मैरो सेल से ड्राइव होता है, पहले से उपस्थित आरबीसी या डब्ल्यूबीसी से नहीं होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? और यहां पर न्यूक्लियस होगा, यहां पर भी हमारी आरबीसी कैसी होंगी? मैच्योर आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी कैसी होती हैं? आर ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस लैक होता है या लेस होती हैं। एंड सीव ट्यूब इन फ्लोएम, सीव ट्यूब इन फ्लोएम also enucleated। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा एक्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो इस तरीके से आपने सेल थ्योरी के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे जो डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो सेल होती है हमारी सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कैसे होती है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, फंक्शन कैसे करती है, क्यों कहते हैं सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, उस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्लियर? तो आइए बात करते हैं, देखते हैं सेल कैसे, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए हमने बताया था कि जो हम ह्यूमन की बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, हम यहां पर एनिमल किंगडम का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला ह्यूमन ही एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन की बॉडी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम की लेवल की है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल की है तो सीधी बात है, इन्हें क्या चाहिए? ऑर्गन सिस्टम चाहिए। तो ऑर्गन सिस्टम की जो सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, ऑर्गन सिस्टम कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, ह्यूमन की बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो 11 सिस्टम होते हैं। ये 11 सिस्टम मिलकर के ह्यूमन की बॉडी का सिंथेसिस करते हैं, ह्यूमन की बॉडी को बनाते हैं। अब ये जो 11 सिस्टम ह्यूमन की बॉडी में है, तो ये 11 सिस्टम किससे मिलकर बने होंगे? ये डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बने होंगे। अब जो ये डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन, तो ये इन ऑर्गन्स को बनाने के लिए टिश्यू सिस्टम और टिश्यू पार्टिसिपेट करता है। और टिश्यू कहां से बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो इस तरीके से सेल क्या हो गई? टिश्यू को बनाने वाली। टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम को, और फाइनली ह्यूमन की बॉडी ऑर्गन सिस्टम के द्वारा तैयार होती है। देखिए कुछ इस तरीके से होती है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ या बताया हुआ है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी। क्लियर है ना? तो यहां पे देखिए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में बात किया गया। तो यहां हम बात करेंगे सेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यहां पे हम इसकी बात करेंगे कि जो सेल है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम एग्जांपल में यहां पर ह्यूमन की बॉडी ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी बताया मैंने, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में या एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन का ही होता है, इससे कॉम्प्लेक्स किसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल। 11 सिस्टम पाए जाते हैं इसमें। कितने? 11 सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए जो ऑर्गन सिस्टम्स हो किससे बनेंगे? ऑर्गन्स से बनेंगे। किससे बनेंगे? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स किससे बनाएंगे? टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम्स। टिश्यू सिस्टम से। और टिश्यू सिस्टम किससे बनेगा? सेल्स। टिश्यूज किससे बनेंगे? सेल से बनेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारा। ये हो गई सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू बना। और टिश्यू क्या बना? टिश्यू से क्या बना? टिश्यू सिस्टम बनते हैं। और यही टिश्यू सिस्टम कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के एनिमल बॉडी बनाते हैं। एनिमल बॉडी बनाते हैं जिसमें हमारी ह्यूमन की बॉडी आपने एग्जांपल के लिए है। ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है, ये इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा है। आइए हम यहां बात कर लेते हैं कि जो ह्यूमन की बॉडी में 11 सिस्टम है, ये 11 सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं 11 सिस्टम्स। 11 systems in human body। क्लियर? अब देखिए ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहला सिस्टम क्या होता है, कहां से हम अपनी बॉडी में ही देखेंगे। देखिए हमारी बॉडी में सबसे पहले ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? स्किन बोलते हैं। स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कवर करती है। कवर मतलब इंटेगुमेंट प्रोवाइड करती है। जो हॉलो ऑर्गन्स है उनकी आउटर और इनर दोनों कवरिंग बनाती है। ठीक है? कवरिंग को बोलते हैं इंटेगुमेंट। इसलिए इस सिस्टम के पहला जो सिस्टम हमारा जो आउटर मोस्ट सिस्टम है, और ध्यान रखना स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी स्किन ही होता है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं सबसे पहला सिस्टम जो है वो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। कौन है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। क्लियर? सेकेंड, अगर हम बात करें स्किन को निकालने के बाद या इस बिलो द स्किन, बेनीथ द स्किन कौन होता है? अंडर द स्किन मांस है, मीट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स। यानी सेकेंड हमारा हो गया है मस्कुलर सिस्टम। क्लियर? और देखिए जो मसल्स हैं वो किस पे अटैच्ड है? मसल्स बोन्स के ऊपर अटैच। बोन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर देता, शेप एंड साइज प्रोवाइड कर रहा है, और उस शेप को वेल फर्निश्ड हमारी मसल्स बनाती है। क्लियर? तो इस तरीके से साइज देता है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है, वो कौन है? बोन्स हैं, कार्टिलेज है। तो इस तरीके से थर्ड आता हमारा स्केलेटल सिस्टम। यानी बोन हमारा क्या बनाती है? स्केलेटल सिस्टम। तो ये आता हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? थर्ड हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आगे देखते हैं फोर्थ फिफ्थ क्या होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर में हमारा कौन सा आता है? आपने इंटेगुमेंट देख लिया, मस्कुलर देख लिया, स्केलेटल, ये हमारी ह्यूमन की बॉडी बनके तैयार। लेकिन बॉडी बन गई, जब तक बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तब तक इसे लिविंग बॉडी नहीं कहा जाएगा। तो लिविंग बॉडी के फंक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। फूड कहां से आएगा? सोर्स से। लेकिन उस फूड को हमारी बॉडी आफ्टर डाइजेशन गेन करती है। तो इसलिए सिस्टम क्या आएगा हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट हो गया डाइजेशन के बाद क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी मिलेगी? नहीं।
जो फूड डाइजेस्ट होगा, सिंपल फॉर्म में जाएगा, उस फूड को हमें सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होगा उसका नाम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जब फूड सेल तक पहुंच जाएगा तो सेल कैसे एनर्जी लेगा? प्रोसेस का नाम होता है रेस्पायरेशन और सिस्टम का नाम हो गया रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्लियर? रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखिए, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया। अब हमें देखना है कि हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के प्रति कैसे वर्क कर रही है, कब इसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, कब इसकी मेटाबॉलिज्म घटाना है। तो इसके लिए आता है सेंसरी सिस्टम। सेंस ऑर्गन काम करते हैं। क्लियर है ना? सेंसर लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं। अगला आता है हमारा सेंसरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम, ध्यान दीजिए, सेंसरी सिस्टम कभी अकेले वर्क करता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेन चाहिए। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूरल ऑर्गन होता है, नर्वस ऑर्गन होता है, इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर नर्वस सिस्टम होता है। अगला आता है जब सारी बॉडी की फिजियोलॉजी हो गई तो कुछ मटेरियल बचेगा भी तो बॉडी में, वेस्टेज भी तो बनेंगे, उनको निकालना और रिमूव करना, एलिमिनेट करना होगा। इसलिए अगला सिस्टम आएगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इन्हीं रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक और सिस्टम होता है हमारा हार्मोन्स का, वो होता है हमारा एंडोक्राइन। क्या होगा? एंडोक्राइन। क्लियर? जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, इस तरह के 10 सिस्टम तो हो गए। अब हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम बना हुआ। क्यों? हम हैं, हम जब चले जाएंगे तो हमारे बाद कौन रहेगा यहाँ? इस पे लाइफ को कौन कंटिन्यू करेगा? तो हम अपने जाने से पहले हम अपने जैसा एक कॉपी छोड़ के जाएंगे। ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू ऑन द अर्थ करने के लिए अपनी जैसी कॉपी तैयार करनी, और इसी प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन। इसलिए इस सिस्टम का नाम हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इस सिस्टम का नाम हो गया रिप्रोडक्टिव। ओके, तो इस तरीके से ये थे हमारे 11 सिस्टम। इसके बाद कुछ लोग और बता देते हैं कि इम्यून सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इम्यून सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसी का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम इसी का पार्ट है। इसलिए हमने मेन जो सिस्टम है वो 11 सिस्टम के बारे में बताया आपको, और ये सभी सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से प्रूफ होता है या क्लियर होता है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का एक बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, नो डाउट नहीं। अब देखेंगे हम फंक्शन के बारे में। उसी तरीके से देखिए, हमारी बॉडी क्या करती है। जब हमारी सेल एक्टिव होगी, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होगा, अभी तो टिश्यू फंक्शन करेगा, टिश्यू फंक्शन करेगा तो ऑर्गन फंक्शन में होगा, ऑर्गन फंक्शन में होगा तो सीधी सी बात है ऑर्गन सिस्टम, एंड सिस्टम के बाद ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से सेल ही हमारी बॉडी के फंक्शन की भी स्मॉलेस्ट यूनिट। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। बोलते हैं डिहाइड्रेशन में क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन में बहुत डेंजरस केस होता है और इसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों डिहाइड्रेशन में? कारण यह है कि जो सेल के अंदर वाटर का अमाउंट 70 to 90% चाहिए, अगर वो पानी की कमी होती है, वाटर की कमी हो जाती है तो सेल इनएक्टिव हो जाता है। और जब सेल इनएक्टिव हो जाएगा तो टिश्यू इनएक्टिव तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इनएक्टिव, फाइनल बॉडी इनएक्टिव, जिसे हम डेथ कहते हैं। इसलिए सेल ही बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी आपने ह्यूमन की बॉडी देखा, हम प्लांट बॉडी को भी एक बार देख लेते हैं। जो प्लांट बॉडी में मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है एंजियोस्पर्म का।
एंजियोस्पर्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्लियर? आइए बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे प्लांट किंगडम के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं एंजियोस्पर्म shows complex organization in plant kingdom क्लियर? जैसे एनिमल किंगडम में ह्यूमन कॉम्प्लेक्स है, ऐसे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन दोनों का अलग अलग होता है। देखिए इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन एज टिश्यू सिस्टम लेवल, ध्यान रखना इनमें केवल टिश्यू सिस्टम ही बनते हैं, इनमें कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन में केवल टिश्यू सिस्टम ही रहते हैं। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे होता है, सेल से टिश्यू और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम। क्लियर? और उसके बाद फाइनल प्लांट बॉडी बन जाती, तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन। और ये था हमारा फंडामेंटल फॉर सेल्स या फंडामेंटल नॉलेज अबाउट सेल्स। अब हम लोग देखेंगे सेल के टाइप्स। सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेल न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है ना? इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।